बात करेंगे ईरान की। ईरान में महंगाई के खिलाफ 13 दिनों से चल रही प्रदर्शन के बीच गुरुवार रात को हालात अब और खराब हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन फैल चुका है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें ब्लॉक की, आग लगाई है। लोगों ने खामेनेई को मौत और इस्लामिक रिपब्लिक का अंत हुआ जैसे नारे लगाए। कुछ लोगों पर प्रदर्शनकारी क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के समर्थन में रही। उन्होंने ये आखिरी लड़ाई है ये कहा। शाह पहलवी लौटेंगे के नारे लगाए। अमेरिकी ह्यूमन राइट एजेंसी के मुताबिक प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में अब तक 45 लोग मारे गए हैं, जिनमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। एक पुलिस अधिकारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। 2270 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। देश भर में इंटरनेट और फोन सेवाएं फिलहाल बंद कर दी गई हैं। तेहरान एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है और सेना को अलर्ट पर रखा गया है। तेहरान में बाजार बंद रहे। छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस पर कब्जा किया। इसके तुरंत बाद सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट और फोन लाइनें काट दी हैं। इसे इंटरनेट वॉचडॉग नेट ब्लॉक्स ने हिंसक दमन की तैयारी बताया है। फिर भी कुछ लोग स्टारलिंक से वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। स्टारलिंक एलॉन मस्क की इंटरनेट सर्विस है जो सैटेलाइट से ऑपरेट होती है। प्रदर्शन और तेज हो गए जब निर्वासित प्रिंस रजा पहलवी ने गुरुवार को लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की। रजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं। उनके पिता 1979 की इस्लामिक क्रांति के दौरान सत्ता से हटाए गए थे। युवराज पहलवी अभी अमेरिका में रह रही हैं। पहलवी ने लिखा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ करता हूं। आजाद दुनिया के नेता के तौर पर उन्होंने एक बार फिर सरकार को जवाबदेह ठहराने की जरूरत पर जोर दिया है। अब समय आ गया है कि दूसरे लोग उनके नक्शे कदम पर चले, अपनी चुप्पी तोड़ें और मजबूती से ईरानी लोगों के समर्थन में कार्रवाई करें। ट्रंप की धमकी, प्रदर्शनकारियों को मारा तो हमला करेंगे, इस अशांति के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर धमकी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। ट्रंप ने कहा, मैंने उन्हें बता दिया है कि अगर वे लोगों को मारना शुरू करते हैं, जैसा कि वे अपने दंगों में अक्सर करते हैं, तो हम उन्हें बहुत जोरदार तरीके से निशाना बनाएंगे। देश भर में जेनजी आक्रोश में है। इसका कारण आर्थिक बदहाली रहा है। दिसंबर 2025 में ईरानी मुद्रा रियाल गिरकर करीब 1.45 मिलियन प्रति अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। साल की शुरुआत से रियाल की कीमत लगभग आधी हो चुकी है। यहां महंगाई चरम पर पहुंच गई है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 72% और दवाओं की कीमतों में 50% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके अलावा सरकार द्वारा 2026 के बजट में 62% टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव ने आम लोगों में भारी नाराजगी पैदा कर दी है। ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद अयातुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी सत्ता में आए। वे 1979 से 1989 तक 10 साल सुप्रीम लीडर रहे। उनके बाद सुप्रीम लीडर बने अयातुल्लाह अली खामेनेई 1989 से अब तक 37 साल से सत्ता में है। ईरान आज आर्थिक संकट, भारी महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, बेरोजगारी, मुद्रा गिरावट और लगातार जन आंदोलनों जैसी गंभीर चुनौतियों से लगातार जूझ रहा है। 47 साल के बाद अब मौजूदा आर्थिक बदहाली और सख्त धार्मिक शासन से नाराज लोग अब बदलाव चाहते हैं। इसी कारण 65 वर्षीय क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को सत्ता सौंपने की मांग उठ रही है। प्रदर्शनकारी उन्हें एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक विकल्प मानते हैं। युवाओं और जेनजी को लगता है कि पहलवी की वापसी से ईरान को आर्थिक स्थिरता, वैश्विक स्वीकार्यता और व्यक्तिगत आजादी मिल सकती है। ईरान में प्रदर्शन के बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रदर्शनकारियों की तरफ अपना समर्थन जताया है। उन्होंने कहा है कि स्वीडन उनकी आवाज सुनता है और उनकी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि ईरानी जनता एक बार फिर दमन के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। स्वतंत्रता और बेहतर भविष्य की मांगों को हिंसा और दमन से लंबे समय तक चुप नहीं कराया जा सकता। स्वीडन प्रदर्शनों को दबाने के प्रयासों की निंदा करता है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी बेवर ने भी ईरान के लोगों की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा, कई वर्षों के दमन और आर्थिक कठिनाइयों के बाद ईरानी स्वतंत्रता के लिए खड़े हो रहे हैं। हम उनका पूरा समर्थन करते हैं। साल 2024 में ईरान का कुल निर्यात लगभग 22.18 बिलियन डॉलर था, जिसमें तेल और पेट्रोकेमिकल्स का बड़ा हिस्सा था, जबकि आयात 34.65 बिलियन डॉलर रहा, जिससे व्यापार घाटा 12.47 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। 2025 में तेल निर्यात में कमी और प्रतिबंध के कारण यह घाटा और बढ़कर 50 बिलियन डॉलर तक बढ़ा। मुख्य व्यापारिक साझेदारी में चीन 35% निर्यात, तुर्की, यूएई और इराक शामिल है।
ईरान चीन को 90% तेल निर्यात करता है। ईरान ने पड़ोसी देशों और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश की है, जैसे कि INSTC कॉरिडोर और चीन के साथ नए ट्रांजिट रूट्स। फिर भी 2025 में GDP वृद्धि केवल 0.3% रहने का अनुमान है। प्रतिबंध हटने या परमाणु समझौते की बहाली के बिना व्यापार और रियाल का मूल्य स्थिर करना मुश्किल रहेगा। तो ईरान लगातार जल रहा है, सख्ती चरम पर है। 2270 लोगों को गिरफ्तार किया गया, सेना अलर्ट पर है। इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है, फोन सेवाएं पूरी तरह से ठप कर दी गई हैं। यहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों पर गोली चली। रियाल रिकॉर्ड गिरावट है, महंगाई 72% तक कम हुई है। फोन लाइन पर हमारे साथ भूषण दीवांश लगातार बने हुए हैं। भूषण जी, जिस तरीके से ईरान से तस्वीरें आ रही, ईरान लगातार जल रहा है, फोन सेवाएं वहां पर बहाल कर दी गई हैं, कई लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई हैं। किस तरीके से देखते हैं कि ईरान लगातार जल रहा है, क्या भारत पर भी इसका असर पड़ सकता है? भूषण जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो ये तस्वीरें आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरीके से ईरान में जलने की तस्वीरें आ रही हैं। बगावत का बवंडर यहां पर देखने को मिल रहा है। विस्फोट की तस्वीरें, 100 शहरों में आग लगाई गई है। खामनेई विरोधी नारे यहां पर लगाए गए। आप 13वें दिन भी आग की तस्वीरें यहां से सामने आई है। सड़कों पर बगावत की तस्वीरें सामने आई, रास्तों में जाम किया गया, आगजनी की गई, सरकार के विरोध में नारे लगाए गए। नारे सीधे सत्ता पर लग रही हैं। रजा पहलवी के समर्थन में नारे हैं, पोस्टर को लहराया गया है। तस्वीरें लगातार आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए तमाम बातों को समझिए। 45 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। इन मौतों के आंकड़े में 8 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। 2270 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डिजिटल लॉकडाउन अगर एक तरीके से देखें, जिस तरीके से इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया, फोन को बंद किया गया है, फोन लाइन को यहां पर बंद किया गया, इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। जेनजी पूरी तरह से सड़कों पर है, बदलाव की मांग लगातार कर रहे हैं। 13वां दिन है और 13वें दिन भी ईरान के 100+ शहरों में हिंसा की तस्वीरें सामने आई है, आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं। पैंतालीस लोगों की मौत की खबरें हैं। और अधिक जानकारी हम लेंगे, हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सुदर्शन न्यूज में। संजीव जी, ईरान पर जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही, 13वां दिन है, 13वें दिन भी लगातार हिंसा है, लगातार आग है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या तख्ता पलट की तैयारी? संजीव जी, देखिए, अगर ईरान में इसी तरीके के हालात बने रहे तो किसी भी तख्ता पलट की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ईरान की आंतरिक स्थितियां लगातार बिगड़ती गई हैं और ईरान में जो इस्लामिक रिजीम है उसका भी जो बर्ताव अपने राष्ट्र की जनता के प्रति अच्छा नहीं रहा है, दमनकारी रहा है। ईरान में पहले से ही लोकतंत्र को लेकर के और महिलाओं के अधिकारों को लेकर के बड़े प्रदर्शन, बड़े विद्रोह वहां की सड़कों पर पहले भी हुए हैं। लेकिन जो वर्तमान समय का प्रदर्शन है, जो वर्तमान समय का ये जो विरोध किया जा रहा है, वो और भी एक जो महत्वपूर्ण और गहरे विषय है, वहां की आर्थिक समस्याओं को लेकर के है। ईरान में मुद्रास्फीति की जो दर है वो 50% से ऊपर तक पहुंच चुकी है, डॉलर के मुकाबले बहुत ज्यादा हो चुका है। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि ईरान के लोगों की जो दैनंदिन जो आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं उनके दाम आकाश छू रहे हैं।
और लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ईरान जो कि पहले से ही बहुत ही हाईली सैंक्शनड इकोनॉमी है, विश्व ने पहले से ही ईरान के ऊपर बड़े सैंक्शंस लगा रखे हैं। ऐसे में जो ईरान के लोगों का के चुकी है और ऐसे में लोग अब सड़कों पर, ईरान की जो सरकार है वो भारी दबाव में है। अभी पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि ईरान की ये जो इस्लामिक रिजीम की सरकार है वो प्रदर्शनकारियों से अब संवाद की ओर बातें कर रहे हैं। पहले हमने ये देखा था कि महसा अमीनी नामक एक युवा ईरानी पुलिस, जिसका कि सारा अपनी कठोर कार्रवाइयों के लिए कुख्यात थी, उसने महसा अमीनी को जिस तरीके से डिटेन किया और बाद में उनकी हत्या डिटेंशन में ही कर दी गई, उसके बाद से भी बड़ा प्रदर्शन महिलाओं ने अपने अधिकारों को लेकर किया था। लेकिन उन प्रदर्शनों को ईरान की जो इस्लामिक रिजीम उस पर क्रैक डाउन किया था, लेकिन भी कर रहे हैं। संजीव जी, जिस तरीके से ईरान से तस्वीरें आ रही हैं, आप भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं तख्ता पलट की संभावना भी है, लेकिन एक तरफ अमेरिका भी जिस तरीके की धमकी दे रहा है, ट्रंप की तरफ से जो धमकी आ रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं दोनों देशों के बीच में? देखिए शिवांगी जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल दोनों ही राष्ट्रों की सबसे बड़ी मंशा ईरान के संदर्भ में यही रहती है कि वहाँ की जो इस्लामिक रिजीम को वो किस तरीके से बदल दें। और 1979 का जो ईरान में जो तख्ता पलट इस्लामिक रिवॉल्यूशन जो हुआ था, और उसके बाद से ईरान के संदर्भ में अमेरिका के सभी राष्ट्रपतियों ने जाहिर है कि एक उनके आंखों में जो ये पूरी रिजीम है वो हमेशा से खटकती है, और अमेरिका और ईरान के संबंध हमेशा से 1979 के बाद से तनावग्रस्त रहे हैं। तो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम को, और जिस तरीके से वहाँ पे ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, एक यूएस एम्बेसी की सीज हुई और लंबे समय तक हॉस्टेज क्राइसिस वहाँ पर हुई, तो ये सारी स्थितियों से ईरान का के संदर्भ में अमेरिका का जो इस्लामिक रिजीम के संदर्भ में जो अप्रोच है वो बहुत स्पष्ट है कि अमेरिका उसे बदलना चाहता है। रिजीम चेंज को कराने का अमेरिका का सबसे बड़ा गोल ईरान का रहता है। और वहीं इजराइल भी इसी तरीके की मंशा रखता है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका के बारे में बातें करते हैं वो भी पूरी तरीके से अनैतिक है। और ये जो इस्लामिक रिजीम ईरान की है वो डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे लगाए वहां जाते हैं। आयतुल्लाह खामनेई जिस तरीके की घृणा वाली बातें जो इजराइल के यहूदी आबादी के प्रति करते हैं, वो भी उसकी वजह से भी इजराइल की अपनी आशंकाएं बहुत गहरी हो जाती हैं। और ईरान का तो की मंशा ये रहती है कि पूरे जियोनिस्ट रिजीम के नाम से उसको इजराइल को एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि हम इसको पूरी तरह से मिटा देंगे, वर्ल्ड मैप से ही मिटा देंगे। तो इस तरीके की जो घृणा वाली सोच ईरान के अंदर भी है, और यही कारण है कि चाहे वो अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, दोनों के अंदर ईरान के प्रति एक गहरी आशंकाएं रहती हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों के संबंध तनावग्रस्त हैं। लेकिन ये जहां तक इजराइल का प्रश्न है तो इजराइल की सुरक्षा को लेकर के भी अमेरिका का अप्रोच बहुत ही ज्यादा सख्त रहता है। और अमेरिका इजराइल की रक्षा के सुरक्षा के ऊपर किसी भी तरीके का अगर कोई संकट वो देखता है तो जाहिर है उस स्थितियों को वो एड्रेस करता है। और इस प्रक्रिया में भी इजराइल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी अमेरिका इस बात की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से ईरान की इस्लामिक रिजीम को बदला जाए। और उस दिशा में जाहिर है कि हमेशा जो CIA हो या मोसाद हो, यूएस और इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज लगातार अपने स्ट्रेटजीज बनाती हैं, इस तरीके की साजिशें रचती हैं कि रिजीम वहां पर बदली जाए। तो ये बहुत स्पष्ट है कि जो ईरान की ऑन द ग्राउंड अभी वर्तमान समय में जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें जो अमेरिका की जो डीप स्टेट या इजराइल की जो डीप स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज पूरी तरह से वहां एक्टिव हैं और वो तो चाहेंगी कि ईरान की इस्लामिक रिजीम बदल दी जाए। तो ये और अब तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा इस बात को कहा है, एक तरह की धमकी दी है कि ईरान यदि प्रोटेस्टर्स पर ज्यादा बल प्रयोग करेगा तो अमेरिका कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन भी कर सकता है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका ईरान में कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड या कोई लार्ज मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं करने जा रहा है, क्योंकि इस तरीके के लार्ज मिलिट्री इंटरवेंशन का अमेरिका का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। चाहे वो इराक का 2003 का हमला हो या अफगानिस्तान में अमेरिका को 20 वर्षों तक रहना पड़ा था, तो अमेरिका कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं उतारेगा। लेकिन इन प्रोटेस्टर्स को अपना पूरा कोवर्ट जो परोक्ष रूप से सपोर्ट दे करके या
या मैं अवश्य इस बात को की संभावना से इनकार नहीं करता कि कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जैसा अमेरिका ने वेनेजुएला में लॉन्च किया वैसा ही कोई ऑपरेशन वो ईरान में भी लॉन्च कर सकता है, और उसके सबसे बड़े निशाने पर अयतुल्ला खामनेई होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने ईरान की जो कुछ फोर्सेस के कमांडर कासिम सुलेमानी को एक ड्रोन स्ट्राइक में बगदाद में मार गिराया था, और ये जो 2020 का जो ऑपरेशन था डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में, उस तरीके का ऑपरेशन फिर से कोई अमेरिका ईरान की जो रिजीम के लीडरशिप को टारगेट करते हुए कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका इन प्रोटेस्टर्स को अपना पूरा सपोर्ट देकर वहां पर रिजीम को चेंज को कराने का प्रयास करेगा। इजराइल भी पूरी तरह से सक्रिय दिखाई देता है, और ये दोनों प्रोटेस्टर्स के माध्यम से ही ईरान में कोई रिजीम चेंज को कराने की कोशिश करते हुए ज्यादा दिखाई देंगे, और यदि आवश्यकता पड़ती है तो कोई टारगेटेड जो ऑपरेशन या स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन भी लॉन्च कर सकता है। ऐसी संभावनाओं को से रूल आउट निसंदेह नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा मानना है कि अमेरिका कोई लार्ज मिलिट्री इंटरवेंशन, कोई बड़ा युद्ध सीधा ईरान के विरुद्ध नहीं छेड़ने जा रहा है, क्योंकि ऐसे युद्ध छेड़ना तो आसान होता है, लेकिन उस युद्ध से बाहर निकलना अमेरिका जैसी शक्तियों के लिए भी बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण साबित रहा है। चाहे वियतनाम हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, सभी का एग्जाम्पल अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट के पास है। लेकिन इतना बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिका यही चाहेगा, और ईरान भी इजराइल भी यही चाहेगा कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम जो 1979 से लगातार चली आ रही है वो बदल दी जाए, और ये इस लक्ष्य के साथ अमेरिका और इजराइल की जो डीप स्टेट है वो लगातार अपने साजिशों को रचती है, अपनी टैक्टिक्स को इम्प्लीमेंट करती है। बिल्कुल संजीव जी, अब देखना होगा जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके बाद, इन तस्वीरों के बाद ईरान का क्या कुछ अंजाम होता है। फिलहाल संजीव जी, समय देने के लिए, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।